तो सॉल्यूशन चैप्टर जो मेरा पहला फर्स्ट 12th का चैप्टर है, सॉलिड स्टेट सिलेबस में नहीं है, जेई मेन के सिलेबस में नहीं है, एनईटी के सिलेबस में नहीं है, आईआईटी के सिलेबस में, तो ओनली वो लेटर पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो चीज़ है उससे हम पहले भी हमने थोड़ा पढ़ा है उसके बारे में, जब हम चैप्टर 1 हमने केमिस्ट्री का 11 में पढ़ा है, तो वहाँ पे भी हमने ये सॉल्यूशन करके ये देखी है, और वहाँ पे हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन को हम कह सकते हैं कि इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 components कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट होमोजीनियसली मिक्स किए जाएं, दैट फॉर्म्स a solution। अगर केवल 2 कंपोनेंट हैं, if 2 components, इसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। 1 कंपोनेंट उसमें कहलाता है सॉल्यूट, अदर वन इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट सॉल्यूशन जिस फेज में नजर आएगा, सॉल्यूशन जिस फेज में नजर आएगा, सॉल्यूशन का फेज सॉल्वेंट का फेज तो होता ही है। सॉल्यूशन जिस फेज में नजर आएगा, सॉल्वेंट भी उसी फेज का होगा। हाँ, सॉल्यूट हो सकता है उसी फेज का भी हो और अलग फेज भी हो सकता है। जैसे आपके पास शुगर सॉल्यूशन है, तो शुगर सॉल्यूशन देखने में लिक्विड नजर आता है, तो इसका सॉल्वेंट तो डेफिनेटली, इसका सॉल्वेंट का फेज तो क्या होगा? सॉल्वेंट तो लिक्विड ही होगा, जो कि एक्वस हो तो वाटर हो गया। हाँ, लेकिन जो उसका सॉल्यूट है वो सॉलिड फेज में हुआ सुक्रोज। वहीं पे अल्कोहल सॉल्यूशन जो होता है, ये भी लिक्विड नजर आ रहा है देखने में, तो इसका सॉल्वेंट तो लिक्विड ही है। अब अगर अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट डेफिनेट लिक्विड है, पर सॉल्यूट भी इसमें जो होता है वो लिक्विड ही होता है। जब दोनों फेजेस सेम है, जैसे अल्कोहल सॉल्यूशन है, इथेनॉल भी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और वाटर भी लिक्विड है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में वो सॉल्वेंट है, कम वाला सॉल्यूट है। फिर तो इस बेसिस पे आप बाइनरी सॉल्यूशन को, जो बाइनरी सॉल्यूशंस हैं, उसमें सॉल्यूट का फेज और सॉल्वेंट के फेज के बेसिस पे you can divide solutions in 9 types। सॉल्यूट कोई भी 3 फेज में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और ये भी किसी भी फेज में हो सकता है। 3 into 3 9 टाइप्स। तो टोटल आपके जो सॉल्यूशंस हैं बाइनरी, वो मैक्सिमम 9 टाइप्स के बन सकते हैं। दोनों फेजेस सॉलिड हो, दोनों फेजेस लिक्विड हो,
तो इस तरह से जैसे एक आपके टेक्स्ट बुक में टेबल दिया हुआ है, कभी कभार क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है बेस्ड। इसमें ऐसे ही डिवीजन है आपका, देखा जाए तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन मतलब डेफिनेटली जो दिखने में गैस है, तो जो दिखने में गैस है उसका सॉल्वेंट तो डेफिनेटली गैस है। सॉल्यूट भी गैस है, तो एयर मिक्सचर, एयर में क्या मान लेते हैं, एयर में केवल ऑक्सीजन और बाइनरी मान लेते तो मेन कंपोनेंट ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन नहीं, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसके अंदर है, जिसमें ऑक्सीजन कम क्वांटिटी में होता है बाई वॉल्यूम और नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, तो आप कह सकते हो कि सॉल्वेंट नाइट्रोजन हो गया, सॉल्यूट ऑक्सीजन हो गया, और ओवरऑल भी गैस नहीं है। देन सॉल्वेंट देखने में गैस हो पूरा सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूट उसमें लिक्विड हो, क्लोरोफॉर्म रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो, क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस, तो आपको ये वेपर्स ऐसे ही लगेंगे, क्लोरोफॉर्म के वेपर्स हैं विद नाइट्रोजन, मिक्सअप हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर आपका मेन ये लगेगा, दिखने में नाइट्रोजन गैस जैसा पूरा चीज़ लगेगा, और उसके अंदर जो चीज़ आपने डिजोल्व की है वो लिक्विड फेज में है। वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर मिक्सअप हो जाए तो वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स लिक्विड फेज में, लेकिन ओवरऑल जो देखने लग रहा नजर आ रहा है गैस है, वो आपका सॉल्वेंट गैसेस फेज में। सॉलिड गैस जैसे कैम्फर के पार्टिकल्स हैं, वो नाइट्रोजन गैस के अंदर है, तो कैम्फर खुद वॉलेटाइल है पर उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड ही है, तो आप बोलोगे डस्ट पार्टिकल ही नहीं है, दैट्स अ देखने में गैस लग रहा है लेकिन एक्चुअली वो सॉलिड इन गैस है। देन लिक्विड सॉल्यूशंस, एक्चुअली ये पूरा जो हमें क्लास 12th में जो चैप्टर पढ़ना है वो ज़्यादातर आपको लिक्विड सॉल्यूशंस पहले हमें इसके कंसंट्रेशन वाले एस्पेक्ट को पढ़ना, जो कि हम ऑलरेडी क्लास 11 में थोड़ा पढ़ चुके थे, तो उस एस्पेक्ट को हम ज़्यादा मोलैरिटी उसके बाद रिकैप करेंगे, 2-4-5 क्वेश्चन करेंगे। फिर जो हमारा मेन इस चैप्टर में जो सॉल्यूशन है वो है लिक्विड सॉल्यूशन। ये लिक्विड और उसके अंदर एक बार सॉल्यूट गैस ऐड किया तो उसके कुछ लॉज हैं, फिर लिक्विड हुआ तो वहाँ पे कुछ लॉज हैं, और देखा जाए तो आपका चैप्टर मेनली इन 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस का स्टडी है, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड। अब इसी से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज और आती जाएंगी, जैसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करके पढ़ते हैं, दी 2 ज़्यादा प्रॉपर्टीज ऑफ दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन। लिक्विड में राउट तो दोनों में ही होता है, और लिक्विड एक सॉल्यूशन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड देन गैस इन लिक्विड, वहाँ पे हम हेनरीज लॉ पढ़ते हैं। तो मतलब मेनली हमारा चैप्टर देखा जाए तो बिसाइड्स कंसंट्रेशन और जो हमें देखना है कि कैसे डिफाइन और करते हैं वो यहाँ भी आएगा यूज उसका। उसके बाद लेकिन इन 3 तरीके के सॉल्यूशन का स्टडी है। तो गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, एरेटेड ड्रिंक्स, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, जो कोका कोला होते हैं, उसको आप चाहे तो शुगर इन वाटर भी मान सकते हो, दैट इज नॉट अ 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन। अब आपका कोल्ड ड्रिंक में क्या, कोल्ड ड्रिंक में चीनी भी अंदर है, CO2 भी डिजॉल्व है, और मेनली पानी है। पानी सॉल्वेंट हो गया और दोनों ही बाकी दोनों चीजें वो पानी हो गई, वो टर्नरी सॉल्यूशन हो गई। लिक्विड इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, ये सब क्या है
खुद सॉलिड सब्सटेंसेज है, दे आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, इज सॉलिड इन लिक्विड। तो हमें एक्चुअली और सॉलिड सॉल्यूशंस में सॉलिड दिखने में लगे लेकिन उसके अंदर सॉल्यूट कुछ गैस हो, तो हमने आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन जो होता है वो पैलेडियम प्लेटिनम में एडजॉर्ब हो जाता है। तो ऐसे सॉल्यूशंस में आपका हाइड्रोजन गैस हो गया सॉल्यूट और पैलेडियम या प्लेटिनम या निकल जो कि उस गैस को एडजॉर्ब कर रहा है वो आपका सॉल्वेंट हो गया। लिक्विड इन सॉलिड जो एमलगम हम बनाते हैं, जिंक अमलगम, जिंक के अंदर मरकरी है, देखने में सॉलिड के अंदर लिक्विड है, जिंक एमलगम, सोडियम एमलगम एंड सॉलिड alloys. Alloys are nothing but a mixture of metals। तो ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मेटल है, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे हम कोई आपका ब्रॉन्ज है तो ब्रॉन्ज देखने में तो एक सॉलिड लगता है भाई, इसका कांस्टेंट क्या होता है? कॉपर है, ब्रास है, कॉपर है, जिंक हो गया। फिर आपका एक एग्जांपल और इसमें दिया हुआ है बुक में, जर्मन सिल्वर, और भी आगे आएंगे। तो जर्मन सिल्वर में आपका कॉपर होता है, जिंक एंड निकल, देखने में सिल्वरिश लगता है पर सिल्वर इसके अंदर है नहीं। कॉपर, जिंक एंड निकल, कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड, ये हो गया। जो हम बनाते हैं वो मेनली क्या होता है, गोल्ड को जैसा स्ट्रेंथ देने के लिए उसके अंदर कॉपर मिक्स किया जाता है। मतलब बिल्कुल प्योर गोल्ड से आप ऑर्नामेंट ही बना पाएंगे, वो उतना उसमें हार्डनेस ही नहीं होता। तो थोड़ा सा जो इवन 24 कैरेट गोल्ड होता है उसके अंदर भी एक अमाउंट ऑफ कॉपर होता है, बिकॉज ऑन प्योर गोल्ड से तो ज्वेलरी बनी नहीं सकती, बिकॉज गोल्ड इज नॉट दैट हार्ड विच इज रिक्वायर्ड टू मेक अ ज्वेलरी। लेकिन फिर उसमें अमाउंट ऑफ कॉपर वो है कि एक हो गया कि मिनिमल क्वांटिटी चाहिए टू मेंटेन दैट, वो सबसे अच्छा सिचुएशन हो गया। फिर डिपेंडिंग ऑन द वो कि कॉपर ज़्यादा होता गया। 24 कैरेट में जितना मिनिमल चाहिए कॉपर उतना होता है, उसके बाद होता है। तो ये हो गया। तो हमें तो इसका एक एस्पेक्ट तो सॉल्यूशंस का क्या है, कॉन्सेंट्रेशंस, रिप्रेजेंटेशन। हमने कुछ कंसंट्रेशंस पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़ा एक तो मोल फ्रैक्शन पढ़ा है, मोलरिटी पढ़ा है, मोलरिटी के बारे में पढ़ा है, परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, 100 पार्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके 4 तरीके हो सकते हैं। परसेंटेज बाई मास, कि सॉल्वेंट पूरा सॉल्यूशन मास में है, मास बाई मास, कि इतना ग्राम सॉल्यूट इन इतना ग्राम सॉल्यूशन। जैसे x% बाई मास है, यानी x ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। परसेंटेज बाई वॉल्यूम जनरली गैसेज और के लिए यूज करते हैं, या दोनों लिक्विड है उसके लिए भी यूज करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इतना x% बाई वॉल्यूम मतलब x ml सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन, या x लीटर सॉल्यूट इन 100 लीटर सॉल्यूशन। फिर एक परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम बहुत यूज होता है। जनरली ये तब यूज होता है जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड हो और सॉल्यूट सॉल्यूट। पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के लिए यूज नहीं किया सकता। ऑल कंसंट्रेशंस कैन बी कन्वर्टेड टू दी अदर फॉर्म्स एज वेल। तो एक सिग्निफिकेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम तो कंसंट्रेशन यही बनते हैं कि मोलरिटी। एक तो एक ठीक है डायरेक्ट हो गया कि मोलरिटी क्या है, मोलरिटी क्या है। एक क्या बनता है कि मोलरिटी इतना है, तो इसी सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी, या परसेंटेज बाई मास क्या होगा। तो अगर हमें ये हमने पढ़ा भी है, कुछ क्वेश्चन अभी देखेंगे भी, कि अगर प्रॉपर पैरामीटर्स हमको मालूम है, डेफिनेशन मालूम है, तो हम एक कंसंट्रेशन को दूसरे में चेंज कर सकते हैं। और ऐसे प्रॉब्लम्स भी फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आते हैं। मतलब टेस्टों की जहाँ पे 25 प्रॉब्लम या एनईटी में तो आप एक प्रॉब्लम पक्का ही ऐसा देखोगे
जहाँ 45 प्रॉब्लम पूछे जाते हैं तो आप डेफिनेटली कह सकते हो कि एक प्रॉब्लम पक्का ऐसा आएगा जिसमें आपको ये कंसंट्रेशंस पे आएगा, चाहे वो डायरेक्टली बोले कुछ निकालने को आए या कोई दिया हो दूसरा फॉर्म में निकालने को आए। स्कोरिंग क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा अगर आपको बेसिक आइडियाज सही तरह से हैं तो उसमें कुछ भी रटने का भी जरूरत नहीं होता, ज़्यादा लॉजिक से ही चीज़ हो जाती है। तो मोलालिटी और परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन हुआ, फिर एक परसेंटेज वॉल्यूम बाई मास भी होता है, वो जो कि कम यूज होता है, पर मतलब उसका क्या होगा, x% वॉल्यूम बाई मास, मतलब 100 ग्राम में इतना वॉल्यूम सॉल्यूट का, पर ये कम यूज होता है। फिर एक ppm नोटेशन होता है, पार्ट्स पर मिलियन, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट बहुत कम हो। तो कहने में तो आप उसे परसेंटेज में भी कह सकते हो, आप बोल सकते हो 100 में 0.0001 बाई मास परसेंट, यानी 100 ग्राम में 0.0001 ग्राम। लेकिन उसको और एक कम, जब सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम हो तो उसको एक कंफर्टेबल होने की उसका भी नंबर दे सके, ऐसा 10⁻⁴ ना बोलना पड़े, तो उसके लिए सॉल्यूशन कंसंट्रेशन वही रहता है, मतलब उसमें कुछ आपने चेंज नहीं किया, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका बता। जैसे अब ये 0.0001 यानी 10⁻⁴ ग्राम इन 100 ग्राम, इसको आप ppm में बोलोगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दो तो वहां पे नीचे 10⁻⁶ हो गया और ऊपर 1 हो गया। तो इट इज सेम थिंग, सॉल्यूशन वही है, आपका उसमें कुछ चेंज नहीं किया, तो ये आप बोलोगे 1 ppm यानी 10⁻⁶ पार्ट्स है तो 1 ग्राम। ये से इट इज सेम एज सेइंग 100 हो तो 10⁻⁴ है, बट इट इज कन्वीनियंट टू से कि 10⁻⁶ में 1 है, और समटाइम्स इवन क्वांटिटीज और लेस है सॉल्यूट की, तो वी यूज ppb एज पार्ट्स पर मिलियन 10⁻⁹। तो अच्छा, ये जो ppm ppb है इनके फिर वही बाई मास भी हो सकता है, परसेंटेज बाय ppm बाई मास, मास बाई मास, बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम कि 10⁻⁶ ml है उसमें x ग्राम है, मास बाई वॉल्यूम, या वॉल्यूम बाई मास, सेम वे में ppb भी हो सकता है। फिर एक क्वेश्चन में आता है कि कौन से कंसंट्रेशन, मोलैरिटी की डेफिनेशन मालूम है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मोल्स, और मोलैरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट उस सॉल्यूशन में। अब एक आता है कंसंट्रेशन, कौन से कंसंट्रेशंस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं और टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि आपने क्लोज कंटेनर है बट यू आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यू आर नॉट अलाउइंग एनीथिंग टू एस्केप, ये नहीं कि कोई चीज वेपर बन के बाहर चला गया, तब तो कंपोजिशन चेंज हो ही सकता है। यू जस्ट हीट द सॉल्यूशन विदाउट चेंजिंग द मास ऑफ द सॉल्यूशन, कोई चीज बाहर नहीं जाने दी, कोई चीज अंदर नहीं आने दी, पर टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, मास तो चेंज नहीं होती लेकिन वॉल्यूम चेंज होता है। तो वॉल्यूम चेंज होता है तो कौन से कंसंट्रेशंस चेंज होंगे, जिसमें ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं वॉल्यूम घटा, जैसे मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा। मोल फ्रैक्शन क्या है, एक कंपोनेंट का मोल बाई टोटल मोल, so if you change the temperature no issue, your moles will not change, so mole fraction will not change, molarity will change। molarity क्या होगा, नीचे वॉल्यूम टर्म है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो and usually if you increase the temperature volume increases, so molarity decreases, बट यहाँ पे भी एक कैच है, क्वेश्चंस आते हैं, हमने पढ़ा है कि जो वाटर होता है वो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस एनोमलसली एक्सपांड करता है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर की डेंसिटी बढ़ती है, वॉल्यूम कम होता है, द रीजन इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसको। तो कभी कभार क्वेश्चन में अगर ये पूछ लिया जाए, वैसे तो इन जनरल अगर इन जनरल स्टेटमेंट पूछा है कि वॉल्यूम बढ़ाया मोलैरिटी क्या होगी, यू शुड से डिक्रीज, अगर बोला जाए कि 1 डिग्री से 3 डिग्री वॉल्यूम चेंज किया एक्वा सॉल्यूशन, तो मोलैरिटी क्या होगी, तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस में जो एक्वा सॉल्यूशन है, वाटर है, उसका वॉल्यूम कम होगा, फिर डेंसिटी बढ़ेगी, तो उसमें योर मोलैरिटी विल इंक्रीज।
कि वॉल्यूम कम हो रहा है। तो कई बार ये भी चीज़ यूज कर लेते हैं। बाकी इन जनरल वो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, मोलैलिटी कम होगी। बट मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्यों? ऊपर मोल्स है, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट है, दैट इज इंडिपेंडेंट। कंसंट्रेशन फिर पीपीपी पीपीएम में भी क्या होगा? परसेंटेज पीपीएम पीपीपी में केवल जो मास बाई मास है, मास बाई मास जो है परसेंटेज बाई मास या परसेंट पीपीएम बाई मास या पीपीपी बाई मास, इन सब में क्या है? ऊपर भी मास, नीचे भी मास। तो ये वाले कंसंट्रेशंस टेम्परेचर चेंज के साथ चेंज नहीं होते हैं। बाकी सब में क्या है? चाहे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो, चाहे मास बाई वॉल्यूम हो, चाहे वॉल्यूम बाई मास हो, सब में कहीं ना कहीं वॉल्यूम है या न्यूमरेटर में या दोनों में, तो दे चेंज। तो मोलैलिटी चेंज होते हैं या चेंज कौन से नहीं होते? मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड बाई मास। जो बाई मास जो होते हैं दे रिमेन अनअफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, अदर्स गेट अफेक्टेड। ठीक है, एक बार रिपीट करना, मोलैलिटी मोल जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मोल फ्रैक्शन, क्योंकि लॉजिक भी समझते जाओ, ऊपर मोल नीचे भी मोल्स। देन मोलैलिटी, क्योंकि ऊपर मोल नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम कहीं नहीं है। और परसेंटेज या पीपीएम या पीपीबी बाई मास, मतलब मास बाई मास, ऊपर भी मास नीचे भी मास। परसेंटेज x% बाई मास का मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट। x ppm का मतलब 10⁻⁶ बाई मास अगर है, 10⁻⁶ ग्राम में x ग्राम सॉल्यूट। और ppb में बाई मास 10⁻⁹ में x ग्राम सॉल्यूट, 10⁻⁹ ग्राम। तो ये वाले जो पैरामीटर्स हैं, एक नॉर्मेलिटी भी होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्लास 12 में हम इसको ज़्यादा डील करेंगे जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो उसमें एक क्लास मैं जैसा इक्विवेलेंट वेट के बारे में पहले तो नहीं पढ़ा है, जब रेडॉक्स सेक्शन में बताया था, और वहाँ पे हम एक क्लास में फिर से जैसा इक्विवेलेंट वेट देखेंगे तो वहाँ पर अभी नॉर्मलिटी वाली चीज कुछ होगा। तो ये हुए कंसंट्रेशंस जो होते हैं दे आर इंटेंसिव इन नेचर। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास एक होमोजीनियस सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो उसमें अगर मुझे मोलैलिटी निकालनी है या कोई भी इनमें से कोई भी चीज़ निकालनी है, जितने भी हमने पढ़े, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं उसका उस चीज़ को निकालने के लिए किस पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन चूज करूँ। अगर वो होमोजीनियस है, एक बड़ा सा ड्रम बना, मैं सॉल्यूशन बना दिया, तो वेदर आई टेक 1 लीटर ऑफ दैट सॉल्यूशन, वेदर आई टेक 1 ml ऑफ दैट सॉल्यूशन, वेदर आई टेक 10 ml, डजंट मैटर, इट्स होमोजीनियस। तो आपका मोलैलिटी, ये जितने भी पैरामीटर्स हैं ये वही निकलेंगे। हाँ, ये हो सकता है डेफिनेटली होगा भी कि कम वॉल्यूम लिया, कम अमाउंट लिया तो सॉल्यूट का मोल्स भी कम है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम भी कम है, चीज़ें रिलेटिवली कम, लेकिन रिलेटिव चीज़ से नहीं, मतलब परफेक्ट अमाउंट्स कम ज़्यादा होते जाएंगे, पर वो जो रेशियो है, जो कंसंट्रेशन हम निकाल रहे हैं, जैसे अगर सपोज 1 लीटर में 1 मोल है उस सॉल्यूशन में, आप अगर 10 ml लोगे तो उसी रेशियो में मोल बदल जाएंगे, पर आपका कैलकुलेशन मोलैलिटी का फर्क नहीं पड़ेगा, टेल यू डोंट मेक मिस्टेक। बट अदरवाइज इससे चिंता कभी करने की जरूरत नहीं है
कि यार मुझे ऐसा नहीं कि मुझे मोलैरिटी निकालना है तो 1 लीटर सॉल्यूशन लेना जरूरी है। ये डेफिनेशन है कि 1 लीटर में इतना मोल, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं 5 लीटर नहीं बना सकता या 50 ml नहीं बना सकता। वही सॉल्यूशन 50 ml भी एग्जिस्ट कर सकता है। आप लैब में तो यही लेते हो, 10 ml लेते हो, 20 ml लेते हो, तो इसका मतलब है कि वो अरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी डिफाइन नहीं है, या मोलैरिटी की डेफिनेशन कैसे देंगे, वो तो बोला कि 1 लीटर में होता है। 1 लीटर में 2 मोल है, मतलब 2 मोलर है। आपने अगर 100 ml लिया तो आपको उसी रेशियो में 0.2 मोलर मिल जाएगा। बात यही नहीं कि मोलैरिटी आपके अगर सपोज 10 लीटर में 2 मोल है तो 0.2 मोलर है, आपने 1 लीटर लिया तो उसमें 0.2 मोल हो जाएंगे उसी रेशियो में, और मोलैरिटी वही रहेगी। तो इसलिए जब आप ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो अपनी कन्वीनियंस से आप कोई भी एक पोर्शन फिक्स कर सकते हो। आपको उस समय चिंता करने की जरूरत नहीं कि मैं किसी ने ये ले लिया तो मैं ये क्यों ले रहा हूँ। उसमें कैलकुलेशंस आपको प्रॉपरली कर दे। अब किसी ने मान लो 100 ml सॉल्यूशन लिया है तो उसका 100 ml फिक्स है, वो बाकी चीजें उसमें कैलकुलेट करेगा। आपने 100 ग्राम लिया मान लो, तो अगर आपका 100 ग्राम फिक्स है तो उसमें वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा, तो जो भी आपको पैरामीटर्स दिए होंगे, पर आपको इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं कि यार मोलैरिटी मुझे निकालना तो 1 लीटर लेना ही है। यू कैन टेक 1 kg सॉल्यूशन, बट देन यू नीड टू फाइंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 kg सॉल्यूशन, देन यू विल टेक इट वॉल्यूम इन लीटर। वहीं पे जो 1 लीटर लेगा वो वॉल्यूम सीधा ले सकता है, लेकिन उसे फिर मास कभी किसी जगह से निकालना पड़ेगा। हाँ ठीक है, जैसे मोलैरिटी जनरली हम लेते हैं तो कन्वीनियंट कहते हैं, या लैब में कोई चीज आप ले रहे हैं तो डायरेक्टली कन्वीनियंटली कैसे से वॉल्यूम, क्योंकि जैसी मास लेने की बात आएगी यू नीड सम वेइंग बैलेंस, पर वॉल्यूम इज द थिंग, क्योंकि लेबोरेटरी में सबसे इजीली किसी कंटेनर से आपके पास बीकर होता है, अलग अलग वॉल्यूम की टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, मार्किंग होती है, तो सबसे आसानी से क्या होता है, सबसे आसानी से जो लेन देन लेबोरेटरी में हो सकता है किसका होता है, वॉल्यूम से ही होता है। क्योंकि उसके लिए आपको कोई मतलब कि जो आपके एपरेटस है दे देमसेल्व्स आर मेड दैट वे कि वॉल्यूम उसमें मार्किंग हो सकती है। मास जैसे इन्वॉल्व होगा उसमें या तो आपको बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पेपर पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 1 kg है, डेंसिटी इतना है तो वॉल्यूम कितना लूँ, या फिर आई हैव टू यूज केमिकल बैलेंस फॉर दैट कि 1 kg या 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसलिए लेना लेबोरेटरी में कन्वीनियंट होता है वॉल्यूम से, लेकिन थियोरेटिकली यू कैन टेक एनी अमाउंट, उसमें प्रॉपर कैलकुलेशन करने से आपका रिजल्ट वही आएगा कंसंट्रेशंस का जो आप कोई भी, चाहे आप वॉल्यूम लो, चाहे मास लो, चाहे आप ऐसा सॉल्यूशन कंसिडर करो थियोरेटिकली कि सॉल्वेंट का 1 kg, सॉल्वेंट का 1 kg क्या हो गया, मोलैरिटी में डायरेक्टली 1 लिखा सकता है, लेकिन बाकी जगह पे आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा वो चीज़ें। पर तो जो यहाँ पे कन्वीनियंट हो हम वो चीज़ देंगे, लेकिन उससे वो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि किसी ने तो 100 ग्राम ले लिया, मैंने 100 ml लिया, तो मेरा आंसर वहाँ आ जाएगा, प्रोवाइडेड यू मेक द राइट कैलकुलेशन विद योर चूजन पोर्शन। ठीक है, जैसे जब एक दो क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन containing 20% of C2 at 6 O2 by mass। आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है समटाइम ग्लाइकॉल भी इसी को बोलते हैं, CH2H IUPAC नेम इसका होता है इथेन 1,2-डाइमोल, इथेन 1,2-डाइमोल। आगे भी एक दो जगह सॉल्यूशन चैप्टर में इसका यूज होगा, जब एंटी फ्रीज करके एक चीज पढ़ेंगे तो वहां पे एंटी फ्रीज में इसको ऐड किया जाता है। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल है,
in a solution containing this much percent C2H6O2 by mass। तो क्या हो जाएगा, जब सॉल्यूशन में जब सॉल्वेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है तो इन जनरल और आपको सॉल्वेंट की जरूरत पड़ रही है तो बाय डिफॉल्ट यूज टू दैट इज वाटर। तो इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन का डायरेक्ट मैं क्या यूज कर सकता हूँ, 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम, है ना, यानी 80 ग्राम क्या हो जाएगा इसमें, सॉल्वेंट मतलब पानी। चाहिए क्या है, मोल फ्रैक्शन इसका। आपके सॉल्यूशन में दोनों की इंफॉर्मेशन मिल गई आपको कि 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है, 80 ग्राम पानी है, तो मोल्स क्या हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंगली, इसके मोल्स कितने हो जाएंगे 20 बाई इसका मोलर मास निकाल सकते हैं 24, 6 प्लस 62 हो गया ना भाई, इसके मोल्स कितने हो गए, इसके मोल्स 80 बाई 80, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, पूछा क्या, मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल कैलकुलेशन कर लेना, अभी उस पर हम टाइम लगाएंगे। बट यू पीपल मस्ट डू, जब आप घर में क्वेश्चन कर रहे हो तो हमेशा छोड़ते मत जाना। कई बार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सर क्या हमेशा ही कैलकुलेशन करें, ये आप पे डिपेंड करता है, मतलब बैलेंस बनाना है। जैसे मान लो आप कोई चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो और उस दिन आपका एम ये है कि आई शुड डू मोर एंड मोर क्वेश्चन टू गेट हैंड ऑन विद द चैप्टर, आज मेरा फोकस कैलकुलेशन एबिलिटी पे नहीं है, तो उस दिन में ऐसा कोई जैसे कोई कैलकुलेटर यूज़ करना कोई पाप नहीं है, मैं कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका किस दिन क्या फोकस है। हाँ, ये आपको जो जानना है कि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, तो आपको उतनी आदत भी नहीं होनी चाहिए कि उसके बिना आप क्वेश्चंस कर ना सको। लेकिन मान लो कि जिस दिन आपको आज आपका मेन एम है या चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चंस करके चैप्टर को समझना, आज एम कैलकुलेटिव एबिलिटी को बढ़ाना नहीं है, तो यूज कैलकुलेटर। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन को एंड तक पहुँचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज हो सकता है कहीं आपने गलती की हो, आपने ऐसे ही छोड़ दिया, पता ही नहीं चला कि आंसर तो चेक करना जरूरी है। तो ऑन दैट डे यू मे यूज कैलकुलेटर। अब किसी दिन जब आप टेस्ट पेपर दे रहे हो या जब आपने सफिशिएंट, ठीक है भाई आज चैप्टर समझ चुके हैं, आज हम एक टाइम फ्रेम में एक पेपर की तरह क्वेश्चंस कर रहे हैं, देन डोंट यूज द कैलकुलेटर, बिकॉज आपको अल्टीमेटली एग्जाम में जो देना वहाँ कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं। तो ये हो गया, तो ये आंसर आपका इस तरीके से आ जाएगा। दिस विल बी आंसर। एक बाइनरी सॉल्यूशन है तो हम जानते हैं कि अगर एक चीज का मोल फ्रैक्शन x है तो दूसरे का 1 माइनस x है ना, तो ये मोल फ्रैक्शंस का सम परसेंटेज का सम 100 है। मोल फ्रैक्शन का लिटरल मीनिंग ही क्या है कि मिक्सचर, किसी होमोजेनियस मिक्सचर का एक मोल मिलेगा, तो अगर उसमें किसी का x है तो दूसरे का 1 माइनस x होगा। टर्नरी है तो एक का x1 एक का x2 तीसरे का 1 माइनस x1 माइनस x2, ठीक है। जैसे ये है, बस सिंपल ही है, बट पेपर करते रहते हैं फिर दूसरा चेक करो। आपके पास है कैलकुलेट द मोलेट होगा 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सोल्यूशन। वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ है ही नहीं। क्या होगा, सॉल्यूट ये है तो मोल्स कितने, मोलेटी सबसे पहले कंसंट्रेशन के प्रॉब्लम करते समय एक बार, ठीक है बाद में तो बिल्कुल आता है कोई नहीं, और जब आप जब तक पहले प्रैक्टिस करो, अभी पढ़ रहे हो, आप भूल चुके हो, तो एक बार डेफिनेशन को दिमाग में रिकॉल करो। उसके बाद
अगर आपको बेसिक डेफिनेशन चीज़ों की मालूम है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, तो बेसिक डेफिनेशंस ऑफ इनकी मालूम होने के बाद और बेसिक जो दूसरे कंसर्न है आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, सब चीज़ें आपको उनके सामने, मतलब कहीं कहीं पे आपको बुक्स में फॉर्मूले बहुत मिल जाते हैं कि इसका ऐसा दिया हो तो ये फॉर्मूला लगा दो, पर वो याद रखने में बहुत मेहनत होगी और थोड़ा सा वेरिएशन हो जाएगा। मतलब इंजीनियरिंग स्टूडेंट को तो कभी सोचना भी नहीं चाहिए वो चीज़, मतलब ऐसे वैसे याद करना ही पाप है। मेडिकल वाले जरूर ये सब काम करते हैं, बट स्टिल आई बिलीव कि वहाँ पे भी आप अगर नॉर्मल वे में सोचो तो टाइम लगता ही लगता है, क्योंकि मेडिकल क्वेश्चंस में छोटे आते हैं तो इतने लंबे नहीं आते कि आपको वो बहुत बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़े, तो वहाँ पे वैसे काम चल जाता है। और इंजीनियरिंग वाले बच्चों को तो मतलब उस तरह से सोचना है कि हम क्वेश्चन के इतने फॉर्मूले याद कर लेंगे और वहाँ जाके फॉर्मूला लगा देंगे, याद भी नहीं रहेगा। और ऐसे सोचना, अगर ये सोच हो जाएगी तो आगे भी, मतलब इट इज़ नॉट ओनली अबाउट दिस चैप्टर ना, अगर आप इस चैप्टर में सोच डेवलप करोगे तो बाकी चैप्टर में भी आपकी सोच वैसी होगी, तो इट विल गो आउट ऑफ हैंड। कि आप इतनी चीज़ें, इतनी कंसेप्चुअल चीज़ें सब चीज़ रख नहीं सकते। और प्लस आप लोग बायोलॉजी संग में नहीं पढ़ते तो वो एबिलिटी भी आप में उतनी नहीं आती। मैनिटी वालों में वो एबिलिटी धीरे धीरे डेवलप भी होती जाती है, बायोलॉजी मेक्स दैट है, तो उससे वो अलग है, आपका इंजीनियरिंग वालों का तरीका अलग होना चाहिए। तो ये देखो क्या हो गया, 5/40 बाई 450। अच्छा, मोलैरिटी की डेफिनेशन है मोल्स पर लीटर, उसमें मतलब हमारे करने का या कुछ नहीं करने का नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब इसे हमने, मतलब ये एक डेफिनेशन है कि मोलैरिटी केमिस्ट ने डिसाइड किया कि दे विल डिफाइन इन दिस मैनर कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर ऊपर मिलीमोल्स का तो नीचे वॉल्यूम में एमएल हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, पर बाय डेफिनेशन स्टिल वी से मोल्स ऑफ सॉल्यूट by volume of solution in liter. So you solve this, you will get molarity of 1/8 और ये 0.45 जो भी आएगा, ठीक है, तो फिर 0.278 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर लीटर सेम चीज है। डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, डेसीमीटर, 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब या सीसी, सेंटीमीटर क्यूब और सीसी मतलब ये सेंटीमीटर और ये क्यूब, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1000 10⁻², मेरे पास 3 मीटर क्यूब। और डेसीमीटर क्या होता है, 1 मीटर में, 1 डेसीमीटर में 0.1 डेसी 0.1 होता है, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस थिंग, ये क्या हो गया, दिस थिंग इज नथिंग बट है ना। क्वेश्चंस अब मतलब जैसे अब क्या हो गया, 11th 12 में बहुत सी चीज इग्नोर करते हुए जाते थे, यूनिट इग्नोर कर दिया, आ जाएगा अपने आप हो जाएगा, अब इग्नोर मत करो, मतलब मेक इट हैबिट की यूनिट भी दिख रही है तो गिव अटेंशन टू दैट, क्योंकि वो बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन इग्नोर करते जाओगे तो कभी होगा किसी एक दो क्वेश्चन उठा होगा, और इग्नोर नहीं करोगे जैसा ध्यान देते हो हमें ये मतलब है, क्या मतलब है, जैसा 4 मोल पर लीटर लिखते हुए उसी चीज को मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख दिया, एक दो बार अटेंशन दोगे अगली बार में डाउट नहीं रहेगा। और एग्जाम में अगर कभी ध्यान नहीं दोगे, एग्जाम में अचानक वो डाउट पेपर रिसर्च हो जाता है, तो एग्जाम में तो बहुत सी चीज़ें ऐसी भी नजर आना शुरू होती हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि आपको यू बिकम एक्स्ट्रा केयरफुल, तो वहाँ पे हर चीज़ ये लगता है कि हर चीज़ गलत ही कर रहा है, तो वहाँ पे एक चीज़ जो आपकी ऑब्जर्वेशन वाली बात है जो आप पहले से करते हो वहाँ पे आप काफ़ी है। तो कोई भी चीज़ अगर लग रहा है कि जैसे डाउट हो रहा है कि नहीं यार ये अचानक क्या हो गया, ये क्या, ये की बात है, मतलब उसको इग्नोर करते हो मुझे, मतलब ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये कि जब भी आए हाँ ठीक है हो गया होगा, तो हो गया होगा तो आज तो ठीक है, अचानक इसी एग्जाम में कुछ दे दिया, अभी तो लिख दिया, पर उन्होंने पूछ लिया कि डेसीमीटर क्यूब में दिया तो अचानक चिंता आ गई कि अरे यार ये तो लीटर है या नहीं है, ठीक है ना। मोलारिटी
ये वाला क्वेश्चन molarity of 2.5 gram of ethanoic acid. Calculate molarity of 2.5 gram of ethanoic acid, जैसे ethanoic acid, also known as common name क्या इसका? Acetic acid, in 75 gram of benzene. मोलालिटी की बात हो रही है, ये आपका हो गया सॉल्यूट, और ये आपका है मोलालिटी को कहा जाता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना डेफिनेशन। ये एक बार लिख लो, अगर आपको इस प्रॉब्लम में अनकंफर्टेबल फील करते हो तो उसको इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है कि क्वेश्चन से पहले का बेसिक जो डेफिनेशन है वो लिखो। तो पेज पे लिखते ही आपको बहुत कुछ चीज़ें जो लैंग्वेज में नहीं समझ में आ रही है जब रखने पे समझ में आएगी। तो मास ऑफ सॉल्यूट यही चीज़ है जो यहाँ पे कुछ भी आपको करने की जरूरत ही नहीं है, आपको दिया ये कि ये इतने में इतना है। तो इसका क्या हो गया 2.5 बाई 60, इसका मोलर मास, और ये बेंजीन का 75 बाई, सॉल्व करने पे जो भी आएगा वो आपका। अब एक अच्छा क्वेश्चन कर देना, वार्म अप हो गया तो ग्यारह क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर आता है 0.556। मोलरिटी की यूनिट क्या होगी? मोल, जैसे मोलरिटी मोल, ऐसे इफ यू राइट स्मॉल है तो दैट इटसेल्फ इज अ सिंबल, पर यूनिट मोल पर केजी। मोल को जब यूनिट फॉर्म में लिखते हैं तो स्पेलिंग MOL नहीं होगा, MOL, ठीक है। जब आप वैसे भी तो 1 मोल, व्हेन यू राइट इन यूनिट इट इज MOL पर केजी। तो ये हो गया। अब ये क्वेश्चन लिख लो, ये नहीं तो वहां पे पेज मैटेरियल में भी दिया हुआ है। द रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी इज गिवन बाय, ये 1000 रो माइनस M1 है,
तो माइनस है, कुछ तो वहाँ पे सही है, ये तो ठीक है, ये वो ज़्यादा मिसिंग हो गया। देखो मोल ऐसे क्वेश्चंस भी काफी आते हैं, फॉर्मूला याद रह जाए तो फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, तीन चीज मालूम है, चौथी चीज निकाल दी। पर कभी कभार डायरेक्ट कैलकुलेशन भी आना चाहिए कि मतलब प्रॉब्लम को देखा और सॉल्व करना। मोलैलिटी डेंसिटी दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, तो क्या करें, आप कोई भी पोर्शन अपनी मर्जी से फिक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज हम 1 लीटर सॉल्यूशन ले लेते हैं, लेट्स कंसीडर 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो मोलैलिटी हो जाएगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दैट वी हैव टेकन 1, यानी यहाँ पे वॉल्यूम 1 लीटर हो गया, मोलैलिटी है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए। ये फॉर्मूला भी उतरने पड़ा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू मोलैलिटी इनटू वॉल्यूम, है ना, m1 v1 करते हैं, तो ये ऐसा हो गया। अब आपने इसी सॉल्यूशन मोलैलिटी क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स तो कितने हो गए, m हो गए। मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है रो ग्राम पर एम में, तो 1 लीटर सॉल्यूशन मतलब 1000 एम, यहाँ पे डेंसिटी ग्राम पर एम है, मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है, तो आपका 1000 ml का मास कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का, 1000 रो, पहले मास ऑफ सॉल्यूशन है, you need to find mass of solvent is nothing but mass of solution minus mass of solute। मेरा mass of solute क्या हो जाएगा, solute तो ये मोल्स तो इसके m है, तो मास कितना हो जाएगा m इंटू उसका मॉलिक्यूलर वेट। हमने पहले ये लिखी कि मोलैलिटी ये होती है, तो मोलैलिटी ये होती है, हम अभी हमने अपना पोर्शन नहीं बदला है, वी आर डीलिंग स्टिल इन 1 लीटर। तो 1 लीटर में हम ये बात कर चुके हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट m है, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने m लिख दिया, नीचे क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन की डेंसिटी मुझे सॉल्यूशन की दी हुई है, तो 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1000 ml का मास कितना हो गया, 1000 इंटू रो 1000 ग्राम हो गया। उसमें लेकिन मुझे चाहिए, ये तो मास ऑफ सॉल्यूशन है, मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सॉल्यूट का मास कितना होगा, वो टोटल मास आ रहा है उससे माइनस, हाँ ये टोटल मास में से सॉल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट किया, पर ये ग्राम में है, अब मुझे डेफिनेशन में क्या चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया। तो ये आपका एक्सप्रेशन स्मॉल m क्या हो गया, 1000 है ऊपर, यहाँ भी ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, ये हो गया, नहीं 1000 ये हो गया, है ना, 1000 m 1000 रो माइनस mm,
एरिया क्वेश्चन कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KI. आई का एटॉमिक मास होता है 127. अगर लोग पहले मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KI solution is the density of 20% mass by mass aqueous KI यानी सॉल्वेंट वाटर है. तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कहां से स्टार्ट करें? लेट्स कंसीडर $100 ग्राम सॉल्यूशन. इसका मतलब उसमें 20 ग्राम KI, 80 ग्राम पानी होगा. अब एक बार मोलैरिटी की डेफिनेशन लिखें. मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल्स ऑफ KI बाय मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर इन. तो मोल्स ऑफ KI क्या हो जाएगा? जो पोर्शन हमने कंसीडर किया है उसमें 20 डिवाइडेड बाय KI का क्या आएगा? 39 प्लस K का कितना होता है? 30 होता है. बोलो एटॉमिक मास 9 1 कितना ये हो गया और 1 ये डिवाइडेड बाय 80 बाई 1000.08. तो ये सॉल्व करके आपकी मोलैरिटी आ गई. मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल्स ऑफ KI बाई प्लस 80 बाई है ना. ओ ये मोलैरिटी क्या होगा? मोलैरिटी के लिए मोल्स ऑफ KI बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो वॉल्यूम कैसे निकले? मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम है पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको ग्राम पर ml में दिया हुआ है. तो आप क्या करोगे? मास बाई डेंसिटी इज द वॉल्यूम. पहले 100 बाई 1.202 ये हो जाएगा ml में. दिस वॉल्यूम विल कम इन ml
but what we want in लीटर बाई 1000 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, तो यह 20 बाई डिवाइडेड बाई 1/12.0, 20 बाई 166, ये ऊपर चला जाएगा। सॉल्व करके आपको मोलैरिटी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ठीक है जाएगा। ये क्वेश्चन ये को टेक सम टाइम। ये तरीका भी है जो कैसे लेबोरेटरी में चीज़ों को बनाया जाता है, क्योंकि लैब में आपने देखा होगा ऐसा, लैब में हम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस के सॉल्यूशंस बनाते हैं, पर ऐसा तो है नहीं कि आपको आज HCl का 0.1 मोलर सॉल्यूशन चाहिए तो आज आप 0.1 मोलर निकाल लिए, कभी 0.2 चाहिए तो 0.2 निकाल लिए। लेबोरेटरी में एक स्टॉक सॉल्यूशन होता है जो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन का होता है, तो डिपेंडिंग ऑन द नीड हम उस हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से रिक्वायर्ड एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ बैक कैलकुलेशन वो करते हैं। लैब असिस्टेंट या टीचर करके देखे जाता है कि इतना वॉल्यूम इसका ले लेना, इतना उसमें पानी डाल देना, तो अपने आप वो उतना हो जाएगा जितना हमें चाहिए। तो दिस इज द वे एक्चुअली लैब। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29.2 वेट बाई वेट HCl स्टॉक सॉल्यूशन, डेंसिटी मतलब आपके पास जो स्टॉक में रखा हुआ है सॉल्यूशन HCl का वो है 29.2 मास बाई मास, मतलब उसके 100 ग्राम में 29.2 ग्राम HCl है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, और डेंसिटी उस सॉल्यूशन की 1.25 ग्राम पर ml है। HCl का मॉलिक्यूलर मालूम ये दिया भी है। वॉल्यूम इन ml ऑफ द स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ 200 ml सॉल्यूशन ऑफ 0.4 मोलर HCl। यानी आज का बेसिकली जो एम है बनाना, मान लो कि सपोज 8 बच्चे हैं या लेट्स से कि 15 बच्चों को एक्सपेरिमेंट करना है और सबको 10-10 ml सॉल्यूशन देने का सोचा है, तो 150 ml की रिक्वायरमेंट है ऑफ मोलरिटी इतना, पर कुछ एक्स्ट्रा भी बना दें, कुछ गिर भी जाए किसी का, तो वही बोला कि आज 200 ml सॉल्यूशन HCl का इस मोलरिटी का बनाना है हमको। बेसिकली दिस इज द सॉल्यूशन विच वी आर गोइंग टू यूज इन द लैब टुडे। अब इसके लिए बनाना यहाँ से स्टॉक सॉल्यूशन की क्वेश्चन एक्चुअली ये चीज़ है। तो हमने एक चीज़ पढ़ी है, इसकी डायरेक्टली मोलरिटी थी, हम एक मोलरिटी क्वेश्चन पढ़ते हैं
कि अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी m1 है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम v1 है और मुझे उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी m2 में चेंज करनी है जो कि कहते हो कि कम कंसंट्रेशन होगा, तो इसे कितना डाइल्यूशन किया जाए। तो यहाँ हम एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि डाइल्यूशन करने पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं बोलते। तो पहले कितने हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट? m1 v1, बाद में मान लो नया वॉल्यूम हो गया, डाइल्यूशन करने के बाद v2, मोलैरिटी चाहिए m2। तो पहले v2, ये v2 निकाल लेंगे, अगर इस मोलैरिटी का चाहिए। वॉल्यूम आने के बाद मान लो सपोज ये 40 ml था, ये आया 100 ml, तो 60 ml डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर देंगे। तो ये इस तरीके से कि इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसमें भी वही है जो इसमें थे। तो अगर मैं किसी तरीके से इस सॉल्यूशन का जो स्टॉक सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी निकालूं, then I will use this molarity equation। क्योंकि इसकी तो मुझे मालूम ही है, ये तो मुझे क्या चाहिए 0.4 into 200। पर इसके लिए जो HCl आएगा, यानी HCl के मिलीमोल कितने होंगे, इतने चाहिए M2V2। पर ये मिलीमोल ऑफ HCl आएगा कहाँ से? स्टॉक सॉल्यूशन से। तो स्टॉक सॉल्यूशन की पहले मोलैरिटी निकाल देते हैं। इतना वेट बाई वेट, यानी अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में लूं तो उसमें यानी मोलेट, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, दिखाया था, किया ही तो ऐसे था, डेंसिटी दिया था, मास परसेंट दिया था, मास परसेंट से एंड गिवन डेंसिटी वी कैन फाइंड द मोलैरिटी। तो मोलैरिटी ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 29.2 ग्राम HCl मतलब 29.2 बाई 36.5। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? मास बाई डेंसिटी डिवाइडेड बाई 1000 लीटर में, ये ना। अगर मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन लेता हूँ, इसका क्या मतलब है? अच्छा दिया हुआ है ना ये चीज। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 292 बाई 365 और ऊपर जाके 12.5 हो गया। पहले 5 से डिवाइड करना एक बार, 2.5 ये क्या 73, ये 73 से साथ पूरा जाएगा क्या? हाँ जाएगा, 4 से आएगा, है ना। तो कितने हो गए मोलैरिटी? ये आपने 5 से किया था ना, 2.5, तो ये 10, तो मोलैरिटी 10 हो गई। 10 into V of stock solution should be, है ना। तो ये कितना हो गया? 4 यानी स्टॉक सॉल्यूशन का अगर मैं 8 ml लूंगा तो मुझे वो अमाउंट ऑफ HCl मिल जाएगा जिसको मुझे यहाँ पे चाहिए। पहले मैं क्या करूँगा? 8 ml ले लूँगा, आंसर तो मेरा 8 ml होगा। अब लैब असिस्टेंट क्या करेगा? 8 ml लेगा स्टॉक सॉल्यूशन से एक फ्लास्क में जिसमें मार्किंग की हुई है, या 8 ml अगर वहाँ नहीं है तो पहले टेस्ट ट्यूब पे लेगा, टेस्ट ट्यूब से पोर करेगा फ्लास्क में, और बाकी से बनाना कितना है? 200 ml। तो फिर वो उसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेगा टिल द टोटल वॉल्यूम बिकम्स 200, तो ही विल गेट दिस सॉल्यूशन। एंड इन दिस वे लैब में सॉल्यूशंस स्टॉक सॉल्यूशन से बनाए नहीं जाते। ये हमें तो पता है कि जितनी मोलैरिटी के सॉल्यूशन हमको हर दिन लगेंगे हमारे लैब में इकट्ठा करते हैं। यू गेट हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन H2SO4 का, जो कि अंदर रखे होते हैं, मतलब बंद करके रखे होते हैं बड़े बड़े बीकर। वो आपको जो कि वो बना हुआ मिलता है, पर वो चीज़ वो स्टॉक वो हाईली कंसंट्रेटेड भी और डेंजरस भी है, लेकिन उनको लैब असिस्टेंट कंट्रोल कंडीशन में काम करके बनाता है आपके रिक्वायर्ड
ठीक है। ये देखो एक क्वेश्चन जो वो 20 ml of 0.5 molar Na2SO4 is mixed with 50 ml of this molar H2SO4 point molar and 30 ml of this। इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जब लिक्विड सॉल्यूशन के जब हायर प्रॉब्लम से पहुंचे जो हमें फाइनली हमें इस चैप्टर में क्वेश्चंस वो करने हैं, और उसमें चाहे क्वेश्चन एग्जैक्टली केवल मोलैरिटी निकालना ही नहीं होगा, वहाँ पे हो सकता है मोलैरिटी निकालना वन ऑफ द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो। तो चीज़ें जब इस तरह से मिक्सअप कर रहे हैं तो अलग अलग मोलैरिटी चाहिए। आयनिक के केस में भी ऐसी चीज़ देखी हमने कि आपको किसी एक पर्टिकुलर आयन का कंसंट्रेशन चाहिए, तो क्या होगा, आपके पास आपने एक ये सॉल्यूशन लिया 20 ml 0.5 मोलर, एक आपने ये लिया 50 ml 0.2 मोलर, 30 ml 0.4 मोलर। इसके कितने मिलीमोल हो गए? 22.5 10। ठीक है, इसके कितने मिलीमोल हो गए? 52, ये भी 10, और ये 12। Na2SO4, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल्यूशन हमारे पास मिलीमोल्स ऑफ Na+ कितने आएंगे, टोटल मिलीमोल्स यहीं से आ रहा है केवल, और कहीं से नहीं आ रहा। कितना हो जाएगा? अगर इसके मिलीमोल 10 है तो Na+ के मिलीमोल कितने बनेंगे? क्योंकि Na2SO4 का एक पार्टिकल 2 पार्टिकल Na+ देता है, या 1 मोल 2 मोल Na+ देगा, तो 10 मिलीमोल से 20 हो गए। फिर H+ कितना है? मिलीमोल्स ऑफ H+ कितना हो जाएगा? 10 है 20, ओके, और कहीं से आ गया तो 1 से 2 आता है, 10 से 20 हो गया। सल्फेट के आपके सब जगह से आएंगे, इससे कितना आएगा? 10, इससे 10, और इससे क्योंकि 1 से 3 आता है, 12 से 36 आएगा, तो ये हो गया 56। और Al3+ कितना हो गया? 1 से 2 तो 12 से 24। ये हो गए हर एक आयन के मिलीमोल इन द फाइनल सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना हो गया सॉल्यूशन का? 20 + 50 + 100। मोलैरिटी क्या होती है? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, या मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एम, ये भी चलेगा। यहाँ पे लीटर पे चेंज करने की जरूरत नहीं है कि दोनों मिलीमोल या मिलीलीटर। तो व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ Na+? मोलैरिटी को आप कंसंट्रेशन ऐसे भी कहते हैं, क्या हो जाएगा? 20/0.2 मोलर। मोलैरिटी ऑफ H+, 20/, मोलैरिटी ऑफ सल्फेट 56/0.56 मोलर। Al3+, ये अप्रोच बिल्कुल आनी चाहिए कि जब क्वेश्चंस
बड़े कॉम्प्लेक्स होंगे तो आपके पास ये वाली अप्रोच ही फाइनली काम करेगी, किसका कितना मोलैरिटी, कितना मिक्स किया। ये कोई प्रॉब्लम अगर ये वे आता होगा तो कोई भी प्रॉब्लम, जैसे अब यहाँ कोई पूछ रहे व्हाट इज द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन, आपस में कोई रिएक्शन तो इन तीनों की ही नहीं है। H2SO4 Na2SO4 और एल्यूमिनियम सल्फेट दोनों ही कह सकते हो सॉल्युबल सॉल्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूट्रल सॉल्ट है, तो मेनली आपस में कोई रिएक्शन नहीं है। तो कोई पूछे कि सॉल्यूशन की फाइनल H+ का कंसेप्शन ही आ गया, इसमें जो आयंस हैं वो भी इतने हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, आयोनिक का क्वेश्चन होता है तो मेनली H+ है, pH इज बिकॉज ऑफ H+ माइनस लॉग H+ pH। ठीक है ना? तो अगर इसको आपको बेसिक तरीके से करना आता है तो ये आसान प्रॉब्लम है, अगर वो बात समझ में आ गई। अदरवाइज आप ये तरीका नहीं आता देन चीज़ों को विजुलाइज करना है करना उसको करने का, तो ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड 2-3 चीज मिक्स कर दी फिर ऐसा नहीं है आपस में कोई रिएक्ट भी कर सकते हैं, अभी तो कोई रिएक्शन नहीं हुई, पहले रिएक्शन हो जाएगी, पहले रिएक्शन वाली चीज को कंसीडर करेंगे, फिर देखेंगे क्या चीज बच गया और उसका क्या क्या निकाले। ठीक है, तो ये आपका, अब हम चाहते हैं क्योंकि हमको मेनली लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है तो पहले हम लिक्विड की एक प्रॉपर्टी पढ़ लें, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। पूरे चैप्टर में बार बार, क्योंकि सॉल्यूशंस हमें लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ना है और लिक्विड सॉल्यूशन का, क्योंकि लिक्विड जो होते हैं वॉलेटाइल होते हैं तो उनके वेपर्स बनते हैं, वेपर्स बनते हैं तो उन वेपर्स का एक प्रेशर होता है। जब हम लिक्विड से सॉल्यूशन बना देते हैं कोई चीज़ मिक्सअप करके तब भी लिक्विड वेपर बनाता है, हो सकता है उस प्रेशर में कुछ इफेक्ट पड़ जाए, पर हमें इस चैप्टर में जो मेन अब हमारा वो जो फोकस है वो है उस वेपर प्रेशर के बारे में। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन बन गया तो उसका वेपर प्रेशर, कोई चीज़ मिक्सअप कर दी तो कैसे बदलेगा वो वेपर प्रेशर। तो पहले ये देखो, पहले हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, क्योंकि ये बात मैं बार बार कह चुका हूँ कि अब हम फर्दर जो चीज़ हम पढ़ेंगे उसमें हमें 3 तरीके के सॉल्यूशंस को स्टडी करना है, गैसेस इन लिक्विड, लिक्विड्स इन लिक्विड, अल्कोहल इन वाटर, बेंजीन टॉलिन का सॉल्यूशन, CCl4 SiCl4 का सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड्स इन लिक्विड्स, पर सॉल्वेंट इनवेरिएबली लिक्विड रहेगा एंड लिक्विड हम जानते हैं वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं। तो जब हम लिक्विड में एक एक चीज़ करके ऐड करेंगे, कल हम गैस इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, फिर लिक्विड इन लिक्विड में जैसा और अगले क्लास में भी उसको एक्शन करेंगे एंड देन सॉलिड इन लिक्विड के बारे में जाएंगे और वहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो सबसे मतलब लिक्विड में ही सब कुछ को मिलाना है, पहले थोड़ा सा लिक्विड के बारे में पढ़ लें, प्योर लिक्विड के बारे में, अभी इसमें कुछ मिक्स नहीं किया। तो अगर मेरे पास एक प्योर लिक्विड है, लेट्स कॉल दैट ए, वाटर भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, टॉलिन भी हो सकता है, इथेनॉल भी हो सकता है, कोई भी लिक्विड है, ए है। तो यहाँ पे हम इसके क्या होंगे, हमने बात पढ़ी है कि हाई टेम्परेचर पे कम बनाए ज़्यादा बनाए लिक्विड वेपोराइज होता है, गैस फॉर्म में आएगा जिसको हम वेपर बोलते हैं लिक्विड का, तो ये वेपर बनेगा। और अगर इसको हम क्लोज कर दें,
वेपर को एस्केप नहीं करने दे रहे, बट स्पेस अवेलेबल है टू मेक द वेपर। तो फाइनली क्या, जैसे ये लिक्विड से ये ए वेपर है और ये ए लिक्विड है, तो इधर से ये बोलते हैं वेपोराइजेशन, बट संग में क्या होगा, कंडेंसेशन भी होगा। फाइनली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे चीज हो रही है, तो एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा जिस समय रेट ऑफ वेपोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। उसके बाद ऐसा नहीं है कि वेपर बनना बंद हो जाएंगे और वेपर कंडेंस होना बंद हो जाएंगे, लेकिन आपको एपरेंटली ऐसा लगेगा कि चेंज होना बंद हो गया, प्रेशर मतलब फिक्स हो गया। हमने पढ़ा भी कि ऐसे केसेस में Kp इक्वल टू इसका प्रेशर हो जाएगा, कि इसका Kp का एक्सप्रेशन क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टर्म्स ऑफ प्रेशर क्या होगा, Kp इक्वल टू इसका प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। ये तो लिक्विड है, इसका नहीं लेंगे, इसका क्या टर्म लेंगे। और हमने एक बात पढ़ी है कि ये रिएक्शंस के Kp's जो होते हैं, Kp और Kc, जब तक टेम्परेचर ना बदले Kp Kc नहीं बदलता। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो Kp नहीं बदलेगा, और इंसिडेंटली यहाँ पे क्या रहा है, Kp कमिंग प्रेशर ऑफ ए। डायरेक्टली मैं ये नहीं बोलूँ कि प्रेशर करेगा, सपोज यहीं पे दो कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। सपोज एक चीज ऐसी है, ए गैस से बी गैस, तब Kp होता इसका प्रेशर भाई इसका प्रेशर इक्विलिब्रियम। तब मैं ये नहीं बोल सकता कि टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो बी का प्रेशर नहीं बदलेगा। Kp नहीं बदलता है, पर Kp तो 2 का रेशियो है, तो हो सकता है बी बदले तो ए भी बदल सकता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी है कि टिल टेम्परेचर डजंट चेंज Kp विल नॉट चेंज। और इस केस में Kp क्या आ रहा है, ए का प्रेशर, तो हम उसको एक स्टेप आगे जाके बोल सकते हैं, क्योंकि Kp नहीं बदलेगा तो ये वाला वेपर्स का प्रेशर नहीं बदलेगा टिल टेम्परेचर डज नॉट चेंज। यानी एक लिक्विड का जो ये इक्विलिब्रियम सेटअप हो रहा है, इसका प्योर लिक्विड के लिए इसी प्रेशर को Kp इक्वल टू Pa हो गया, इसको हम P नॉट बोलते हैं, P नॉट मतलब फॉर प्योर ए। तो ये हो गया Kp, ये नहीं बदलेगा टेम्परेचर से, डायरेक्ट हम ये नहीं कहें ये नहीं बदलेगा, हमारी प्रॉपर्टी इससे मतलब है कि टेम्परेचर नहीं बदलता तो ये नहीं बदलता, और इसमें हमारी किस्मत ऐसी रही कि ये वैल्यू इक्वल टू इसका प्रेशर आ गया, तो हमने उसको एक्सटेंड कर दिया कि भाई जब ये नहीं बदलेगा ये भी नहीं बदलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एक प्योर लिक्विड, ये प्रॉपर्टी में पढ़ी गई कैसे स्टेट चैप्टर पढ़ रहे थे, तो एक प्योर लिक्विड जो था वो प्योर वाटर हो सकता है, या प्योर इथेनॉल हो सकता है, प्योर बेंजीन हो सकता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसका एक फिक्स्ड वेपर प्रेशर है, वो मेंटेन करना चाहता है इक्विलिब्रियम पे, इररेस्पेक्टिव कि कंटेनर में स्पेस कितना है। और कंटेनर बड़ा ले लिया आपने, यानी ये वाली स्पेस, लेट से ये स्पेस बड़ी हो, अलग होगी, बड़ी, टेम्परेचर वही है, तो अभी भी अब इस वेपर और इस वेपर का अमाउंट सेम नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम सेम नहीं है, टेम्परेचर लेकिन सेम है, तो Kp सेम है, Kp सेम है तो P नॉट ए सेम होना चाहिए, तो ये उतना अमाउंट बन जाएगा, प्रोवाइडेड यू हैव अ लिक्विड ऑफ दैट मच अमाउंट कि जो बना सके। तो यूजुअली जब तक क्वेश्चन उस तरीके से ना बने कि बहुत थोड़ा सा लिक्विड लिया, तब बहुत चेक करना पड़ेगा कि बन सकता है नहीं बन सकता, अदरवाइज आपको बहुत कम वेपर चाहिए उस लिक्विड से, तो उतना बन जाएगा, तो उतना वेपर बनेगा जिसका प्रेशर P नॉट हो जाए। अमाउंट ज़्यादा, अगर वॉल्यूम बड़ा है तो अमाउंट ज़्यादा बन जाएगा, लेकिन प्रेशर नहीं रहेगा, वॉल्यूम कम है तो अमाउंट कम बन जाएगा, पर प्रेशर वही रहेगा। यानी एक प्योर लिक्विड ये कोशिश करता है कि एक फिक्स टेम्परेचर पे वो अपना जो प्योर का वेपर प्रेशर है वो मेंटेन करके रख सके। उसके लिए उसे अगर जरूरत पड़ेगी तो वेपोराइज हो जाएगा, प्रोवाइडेड यू हैव सोर्स फॉर दैट। जरूरत पड़ेगी, अचानक आपने मान लो अचानक आपने पिस्टन को, एक जो क्वेश्चन करूँगा मैं, मान लो ये पिस्टन है, एक मूवेबल पिस्टन, आपने उसको आइसोथर्मल कंडीशन मेंटेन करते हुए कंप्रेस कर दिया, तो ये प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। पर क्योंकि ये अगर ये जैसे हम पढ़ते हैं कि कोई सपोज गैसियस सब्सटेंस होता, उसका अगर प्रेशर बढ़ा देते वॉल्यूम कम करके, तो आप बॉयल करवाते हो,
P1 V1 इक्वल टू P2 V2, प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके पास उस कंडीशन में कंडेंस होने का स्कोप नहीं है। एक नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, एक कंटेनर में मेरे पास मान लो ऑक्सीजन है, मैंने वॉल्यूम आधा कर दिया, तो ऑक्सीजन अभी वो डिमांड नहीं करेगी मेरा प्रेशर वेना चाहिए, बिकॉज उन कंडीशन में दैट कैन नॉट कंडेंस, पर वाटर वेपर्स कैन कंडेंस। तो ये वाली वेपर जो है ये इन कंडीशन में कंडेंस हो सकती है। वो क्या करेगी, मुझे अपना P0 मेंटेन करना है, तो वो क्या करेगी, अपने आप को कंडेंस कर लेगी, जिससे इतने वॉल्यूम में उतना ही वेपर रह जाए जिसका प्रेशर वही हो जो P0 था। तो यहाँ पे बॉयल्स तो एप्लीकेबल नहीं, आप ये बात नहीं बोल सकते वॉल्यूम आधा कर दिया टेम्परेचर सेव रखते हुए तो प्रेशर डबल हो गया, क्योंकि जब हम बॉयल्स को बोलते हैं तो हम एक बात और बोलते हैं, बोल्स में सेम टेम्परेचर से बोल्स भी सेम होने चाहिए, पर यहाँ पे क्या चीज वायलेशन हो रहा है, बोल्स मतलब है ना वो अपने प्रेशर को मेंटेन करने के लिए मोल्स को कम कर दे रहा है। ऐसे ही वॉल्यूम बढ़ा दिया तो सडनली वॉल्यूम का प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन वो चाहेगा पहले कि यार मैं वापस P0 करूँ, उसके लिए वो चेक कर वेपर बनेंगे। अब मान लो ऐसा हो जाए P0 पहुंच ही ना था, उससे पहले लिक्विड ही खत्म हो जाए तो अलग बात, बट अदरवाइज अगर आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी है या ऐसी कोई बात मेंटेन नहीं बोली है तो जनरली अगर आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ लिक्विड है तो उतना वेपर मिल ही जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस में वो अपना वेपर प्रेशर जो है प्योर का वो मेंटेन करेगा, उस पे उस फर्क ना तो इस बात का पड़ेगा कि ये कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, ना इस बात का फर्क पड़ेगा कि एक्सपोज्ड सरफेस एरिया क्या है। छोटे कंटेनर में भी कम एक्सपोज सरफेस है तब भी उतने बनना है P0, ज़्यादा एक्सपोज एरिया है तो वेपर ज़्यादा बनेगा, लेकिन प्रेशर भी ठीक है। तो ये वाली बात हुई प्योर लिक्विड के लिए। हाँ, टेम्परेचर के साथ ये जरूर बदलेगा। इन केस ऑफ वाटर इस P0 को बोलते हैं एक्वस टेंशन, इसको एक्वस टेंशन भी बोलते हैं। जो वो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर होता है P0 वाटर, उसके लिए एक टर्म और भी यूज होता है एक्वस टेंशन ऑफ वाटर। अच्छा अब देखो टेम्परेचर से कैसे बदलेगा, बढ़ेगा घटेगा, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक है। तो हमने ली शेड्यूलर में पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन कहाँ फेवर करती है। हमने एक बात ये पढ़ी कि केवल टेम्परेचर एक ऐसी चीज है जिसके चेंज होने से K की वैल्यू Kp कैसी बदलता है, और टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है और डायरेक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है, तो इस केस में फॉरवर्ड फेवर होगा। फॉरवर्ड फेवर होने का मतलब K का वैल्यू बढ़ना, तो यहाँ K बढ़ेगा, Kp बढ़ेगा, Kp बढ़ा तो P0 भी बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसकी वैल्यू P की बढ़ेगी। बात भी लॉजिकल है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो तो यू एक्सपेक्ट दैट सब्सटेंस टू वेपोराइज मोर, लॉजिकल बात भी है, ऑब्जर्वेशन भी है, बहुत लॉजिकल है। इसलिए एक इक्वेशन भी होती है, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ते हो तो टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू पड़ता है इस तरीके से, log Kp2 बाई Kp1, एक ये रिलेशन होता है, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे को रिलेट, Kp at temperature T2, Kp at temperature T1, delta H of the reaction by 2.3 R, T2 is given by T1 T2। तो टेम्परेचर कैलोरी में होता है, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा H वेपोराइजेशन, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, P0 A at T2 बाई, है ना, Kp किसके इक्वल है, Kp2 क्या हो गया, P0 A at T2, P0 A at, तो ये एक्चुअली दो डिफरेंट, इसको बोलते हैं क्लैपिरॉन क्लॉसियस इक्वेशन फॉर टू कंपोनेंट, वन कंपोनेंट टू फेज सिस्टम। वन, ये कैसा सिस्टम हुआ, वन कंपोनेंट टू फेज सिस्टम,
यानी अगर मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा एच मालूम हो, टेम्परेचर दोनों मालूम हो, एक मालूम हो, दूसरा मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, और इसकी मतलब ये तो दो डिफरेंट है, केवल टेम्परेचर से रिलेशन ऐसा होता है। ई नॉट ए मतलब ए को मैं प्योर लिक्विड बोल रहा हूँ एट टेम्परेचर टी, जिस इक्वेशन से ये चीज डराई हुई है वो एक्चुअली है कि जो वेपर प्रेशर है विद टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली, इसे इंक्रीज बोलेंगे डिक्रीज बोलेंगे, डिक्रीज नेगेटिव टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर, हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो रही है पावर पे, ई पे कम हो रही है, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट कम होना मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो इसका जो हम प्रेशर और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर केल्विन में है, कांट बी नेगेटिव, प्रेशर आल्सो कांट बी नेगेटिव, द ग्राफ हैज टू बी फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। तो ये ग्राफ का नेचर ऐसा होता है। एक्चुअली अगर पूरा मैथमेटिकल ग्राफ की बात आएगा तो ये मैथमेटिकली भी बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है, पर अभी हमें वो कंसर्न नहीं है। तो मेनली इसका ग्राफ का नेचर, क्योंकि एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या होगा, टी टेंडर बहुत हाई टेम्परेचर, ये वैल्यू 0 कितने हो जाएगी, यानी 1 हो जाएगा, यानी वैल्यू इतनी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि प्रेशर एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो एक्चुअली ये ग्राफ ऐसे जाके फिर ऐसा होता है, मतलब पहले इसका नेचर इंक्रीजिंग हमेशा रहेगा, पर ये इंक्रीजिंग और कॉन्केव अपवर्ड, और फिर इंक्रीजिंग एंड कॉन्केव डाउनवर्ड। मैंने बताया तुमको कि ग्राफ का नेचर पता करने के लिए हमने पढ़ते हैं कि अगर उस फंक्शन का dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और सेकेंड डेरिवेटिव ये बताता है कि उसकी कॉन्केविटी कैसी होगी। अगर सेकेंड डेरिवेटिव किसी रीजन में पॉजिटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब कॉन्केव अपवर्ड, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब कॉन्केव डाउनवर्ड, सेकेंड डेरिवेटिव 0 मतलब स्ट्रेट लाइन। नहीं, ये तो एक्चुअली ये तो इससे डायरेक्ट हुआ। ये तो क्या हुआ, मैंने एक बार टेम्परेचर T1 लिया, P0 A T1 हो गया, एक बार T2 लिया तो ये सब अनचेंज रहेंगे, तो P0 A T2 हो गया, फिर मैंने दोनों को डिवाइड किया और फिर नेचुरल कैलकुलेशन के लिए वो यूज करेंगे। हाँ, ज़्यादातर यूज ये जो डिपेंड दो चीज़ें, अगर हमें, हाँ बात सही है, अगर मुझे क्वेश्चन में ये आया कि T1 पे ये प्रेशर है, डेल्टा एच ये है, T2 पे निकालो, आई हैव टू यूज दिस। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आगे हम लोग जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो हम एक बार सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का डायग्राम बहुत बार दिया, ऐसा डायग्राम दिया हुआ बहुत बार, तो मैं ये बता दूँ डायग्राम कहाँ से आ रहा है, समझे। तो जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है विद टेम्परेचर बदलता ऐसे है, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, जब आप अगर मैथमेटिकली इस ग्राफ को ड्रॉ करोगे, मैथमेटिकली ग्राफ कैसा होगा, y इक्वल टू के ई पावर माइनस सी बाई एक्स, ऐसा सोचो, सी पॉजिटिव है पर माइनस सी बाई एक्स, तो x बढ़ रहा है तो एक ऐसे, यहाँ पे तो इनफेक्ट ग्राफ यहाँ भी ड्रॉ होता है, क्योंकि अभी तो और ये लिमिटेशन थी कि T वॉज टेम्परेचर इन केल्विन, कांट बी नेगेटिव, बट इन जनरल तो x नेगेटिव हो सकता है, तो इसका पूरा बिहेवियर आता है। पर अभी जो बता जाओगी इसका नेचर ऐसा होता है, लेकिन हम ये वाली जो पॉइंट है, ये टेम्परेचर की जो वैल्यू आती है वो इन जनरल जिस पॉइंट में इसकी कॉन्केविटी बदलेगी वो इतना हाई टेम्परेचर आता है कि उस टेम्परेचर पे पहुंचने तक तो बहुत कुछ बदल जाएगा। और इसकी वैल्यू आती है पूरे मेथड की डेल्टा एच बाई 2r करके आती है वैल्यू, कि अगर जैसे ये वाला कोई चीज़ है तो यहाँ पे अगर ये जैसे था ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी c बाई 2, मैथमेटिकली है तो c बाई 2 एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे इसका बिहेवियर चेंज करेगा, जहाँ पे इसका सेकेंड डेरिवेटिव पहले पॉजिटिव होके फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो मैथमेटिकली c बाई 2 हो गया, लेकिन अभी जो सिचुएशन हमारे हाथ में है उसमें वैल्यू होगी डेल्टा एच बाई 2r। तो डेल्टा एच बाई 2r क्या हुआ, 2r के वैल्यू 8.314 है, यानी 16 पॉइंट समथिंग,
पर डेल्टा एच जो नॉर्मल रिएक्शंस भी होती है बड़ी नॉर्मल टाइप की, उनके डेल्टा एच भी आपका कह सकते हो कि 100 किलो जूल होना और बहुत कॉमन बात है। तो 100 × 10³ बाई 60 नियर अबाउट 6000 केल्विन के आसपास हो गया। तो 6000 केल्विन तो बहुत बड़ा टेम्परेचर है। तब तक आप जिस सिस्टम की बात कर रहे हो वो सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको इस सिचुएशन में आपको इस रीजन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो नेचर क्या हो गया ग्राफ का? कोई पूछे प्रेशर ऑफ लिक्विड्स, प्योर लिक्विड्स टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है? एक्सपोनेंशियल। इवन बहुत लो टेम्परेचर पे भी नहीं। क्यों? ये टेम्परेचर केल्विन में है, ये केल्विन 0 केल्विन से स्टार्ट हो रहा है। तो 100-200 केल्विन में तो लिक्विड ही ना, वो जिस लिक्विड की आप बात करो हो सकता है वो सॉलिड हो। तो मेनली ना ये बहुत नीचे भी काम करनी है ये ग्राफ बस। तो ये अभी हम आगे जब करेंगे कि एक लिक्विड का वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर, तो बार बार इस तरीके का नेचर बनाएंगे। तो वो नेचर इस चीज ये बताएंगे, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड मैथमेटिकली ऐसे चेंज हो रहा है। ये इक्वेशन की बहुत कम जरूरत पड़ेगी, मतलब ये ऐसा सिलेबस में है भी नहीं। तो मुझे लगता है आपको बुक्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिर बुक्स में तो क्वेश्चन बहुत से अलग ऐसे भी होते हैं जो कि सिलेबस के पार्ट में होते हैं। तो मैं बता दिया एक्सप्रेशन, बट आई डोंट थिंक कि एग्जाम में इसकी जरूरत पड़ेगी। बट फिर भी क्योंकि ऐसा रिलेशन तो हम पढ़ते ही हैं, ये रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। अभी रेट कांस्टेंट जब पढ़ेंगे काइनेटिक्स में तब इस तरीके की चीज़ पढ़ेंगे। तो कभी कभार पूछ भी सकते हैं कि मतलब मालूम ये मान के कि आपको ये तो मालूम है कि P0 एक किसके इक्वल होना चाहिए KP के, तो आप उससे एक्सटेंड करके U में डिड्यूस इट। तो कोई इसको याद रखने में हार्म नहीं है, कभी कभार आ गया तो कर भी पाओगे। और मेन बात है इक्वेशन ऐसी होती है जो कि ये सजेस्ट करता है कि इसका प्रेशर वेरिएशन P, ठीक है। इसकी हमें जरूरत आगे, जैसे मुझे मान लो एक्चुअली ये चीज आपकी वहां दी हुई, ये चीज आपका जो स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर है उसमें लिक्विड्स के बारे में थोड़ी सी, अब तो सिलेबस से ही हट गया इसलिए आपने पढ़ा भी नहीं होगा या कितना पढ़ा है, लेकिन उसमें लिक्विड्स के बारे में से उसमें पहले तो गैस के बारे में दिया है, फिर लिक्विड के बारे में एक इन्फॉर्मेशन एक तो पेज में दिया है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वहाँ पे उन्होंने ये सब ग्राफ दिए, इक्वेशन नहीं भी दिए पर ग्राफ दिए। अच्छा, अब जैसे मान लो दो ऐसे ग्राफ है, ये A का ये B का, प्योर लिक्विड्स का। आप ये बता सकते हो इसमें ज्यादा वॉलेटाइल कौन सा है? कोई पूछे विच इज मोर वॉलेटाइल बाय दिस ग्राफिकल इंफॉर्मेशन, A इज मोर वॉलेटाइल और B इज मोर वॉलेटाइल। जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा वो क्या होगा? सेम टेम्परेचर पे ज्यादा वेपर्स बनाएगा, ज्यादा वेपर्स बनाएगा ज्यादा वेपर प्रेशर भी बनाएगा। तो अगर मैं सपोज टेम्परेचर को फिक्स और एक लाइन ड्रॉ करूं, बी का वेपर प्रेशर क्या है? ये वाला। ए का उसी टेम्परेचर पे ये ज्यादा वेपर्स किसके हैं? ए के, यानी ए इज मोर वोलेटाइल। उसका एक इम्प्लीकेशन क्या हो गया? विच हैज स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, क्योंकि जो भी वीकर जिसके वेपर ज्यादा बन जाएंगे उसका आपस में इंटरेक्शंस कम होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस का रिगार्ड ऑब्जेक्टिव ऐसे दे ग्राफ दे दिया 3 लिक्विड्स का, दे में आस्क कि इंटरेक्शन फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑर्डर, तो वहाँ 3 में कि ए का ग्रेटर बी ग्रेटर सी लेस देन या वॉलेटाइल नेचर। तो वेपर प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, पर जब तक टेम्परेचर ना बदले एक प्योर लिक्विड का, अभी हम प्योर लिक्विड, आई एम नॉट सेइंग
कि एक लिक्विड के जब लिक्विड को सॉल्यूशन बना देंगे तो वेपर प्रेशर वही रहेगा, पूरा का पूरा चैप्टर ही वही है। ये लिक्विड का वेपर प्रेशर है, हाउ इट विल चेंज व्हेन आई विल ऐड गैस इनटू इट, I will add another liquid into it, I will add solid which is soluble into it but does not exert its own pressure, खुद नॉन मेटल है। ये 3 सेक्शन में ही हमको पूरा लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना है, गैसेज इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉल्यूट। और उससे पहले केवल लिक्विड की बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें सब में कॉमन चीज़ क्या है, सॉल्वेंट इज लिक्विड। तो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, कंटेनर के वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा, छोटा हो बड़ा हो, पर टेम्परेचर का सेम है तो सेम वेपर प्रेशर मेंटेन करेगा प्योर लिक्विड। आप कंप्रेस कर दोगे या बढ़ा भी दोगे वॉल्यूम तो जहां तक उसके बस में होगा इट विल ट्राई टू मेंटेन इट्स वेपर प्रेशर से उस परस्यूट में उसको अपना वेपर बढ़ाने है तो बढ़ाएगा, अमाउंट बढ़ाएगा, प्रोवाइडेड इट हैज सोर्स फॉर दैट। कम करने में इश्यू ही नहीं है, कम तो हमेशा ही कर सकता है तो उसका तो कंडेंसी होना है। ज़्यादा बनने के लिए आपको लिक्विड चाहिए, वो तो प्रॉब्लम से दिए भी होते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड इज आल्सो प्लेस्ड इन दैट, जिससे अगर आप ऐसा कुछ करो तो वेपर बन सके। तो अब देखो तो एक प्रॉब्लम कर सकते हैं इसमें। The vapor pressure of pure liquids या solid, ये देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सॉलिड इनवर्सली में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है अपन पार्टिकल, अगर फोर्सेस ऑफ पार्टिकल कम होंगे तो क्या होगा, वेपर कुछ ज्यादा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन किससे प्रोपोर्शनल होता है, मैं इंटरमॉल आपको केवल मतलब ये डायग्राम नहीं दिया, ये तो डायग्राम दिया तो ज्यादा इसका वेपर ज्यादा है, तो आपको एसिड पूछ ले तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन किस बेसिस पे होगी, वॉन डार वाल फोर्सेस। अगर जैसे मोलर मास ज़्यादा हो तो मोलर मास ज़्यादा होता है तो वॉन डार वाल फोर्सेस ज़्यादा होते हैं तो इंट्रैक्शन कम होता है। इसीलिए जो हायर मोलर मास से सबसे होता है उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, वो कम वाले टाइम होते हैं। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब वो फैक्टर है जो कि इंट्रैक्शंस को बढ़ाएंगे, वेपर प्रेशर को कम करेंगे। वॉन डार वाल फोर्सेस किस बात पे डिपेंड करता है, मोलर मास एंड सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, ये ऑर्गेनिक में ही बताती है, ऑर्गेनिक में आपने एक बात पढ़ी होती है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स में ब्रांचिंग होती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। रीज़न इज ब्रांचिंग होने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स टेक द शेप ऑफ स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप लिया तो क्या हुआ, सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो वॉन डार वाल फोर्सेस सेम मोलर मास के जो आइसोमर्स होते हैं, जैसे आपके पास पेंटेन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन है और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन है, तो सबसे ज़्यादा स्फेरिकल 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन है, उसका जो सरफेस सबसे कम हो जाएगा, पेंटेन का सरफेस हो जाता है सबसे बड़े वॉल्यूम में फैला हुआ। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा कॉन्टैक्ट पॉइंट ज़्यादा होंगे दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो वॉन डार वाल फोर्स ज़्यादा होगा। तो यानी इनमें जो पेंटेन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन है और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन है, सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पेंटेन का होता है। सरफेस एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, सरफेस एरिया इनवर्सली कि ब्रांचिंग जितनी बढ़ेगी सरफेस एरिया कम होगा, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट पेंटेन का है। फिर
2 मिथाइल ब्यूटेट का है, फिर 2 डाइमिथाइल प्रोपेन का है, ऑल्दो देयर मोलर मास इज आसिड। लेकिन वहीं पे एक होमोलोगस सीरीज जो होती है उसमें इसमें 14 से मोलर मास बढ़ता है, उसमें देखा है कि मोलर मास का इफेक्ट, जैसे इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेनॉल से कम ही होगा क्योंकि वो होमोलोगस सीरीज में आगे जाता जा रहा है, मोलर मास बढ़ता जा रहा है, तो उसके कारण बॉइलिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन एक लाइन देखते हैं मेटल में भी। देखो इससे अच्छा प्रॉब्लम, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस इज 355 टॉन। यानी ये आपको क्या दिया हुआ है, 80 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर का वेपर प्रेशर। समटाइम दिस क्वांटिटी इज आल्सो कॉल्ड एक्वस टेंशन। 100 ml वेसल कंटेन, एक 100 ml वेसल है, कंटेन वाटर सैचुरेटेड ऑक्सीजन, मतलब वो ऑक्सीजन भी है और वाटर वेपर्स भी है, ऐसा सिचुएशन। 80 डिग्री सेल्सियस टोटल गैस प्रेशर डी, इनका मिला के प्रेशर है 760, वॉल्यूम है 100 ml। Now the contents of this vessel were pumped into a 50 ml vessel, मतलब इसको पूरे को ट्रांसफर कर दिया एक 50 ml वेसल में, यानी वॉल्यूम आधा कर दिया। टेम्परेचर सेम रखा, 80 डिग्री रखा। What were the partial pressure of oxygen and of water vapor? What was the total pressure in the final equilibrated state? जब ये फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा तो इसका टोटल प्रेशर। तो पहली बात, क्या हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं कि 100 टेम्परेचर तो सेम है, पहले वॉल्यूम 100 ml था, प्रेशर 760 टॉर था, बाद में वॉल्यूम 50 ml हो गया, टेम्परेचर प्रेशर निकालना मिक्सचर का फाइनल, तो 760 इंटू 2। क्या ये किया जा सकता है? ये काम नहीं कर सकते। क्यों? ऑक्सीजन के बारे में प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन इज नॉट अ काइंड ऑफ सब्सटेंस हियर जो कि कंडेंस हो, वो गैस ही है। ठीक है, पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर? एक गैस एंड वेपर दोनों ही गैसेस हैं। एक सब्सटेंस के गैस फेज को वेपर तब बोलेंगे जब उन कंडीशंस में वो लिक्विड भी एग्जिस्ट कर सके। रूम टेम्परेचर पे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ऑक्सीजन गैस है। वी डोंट कॉल द गैस फॉर्म ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर वेपर, बट वाटर वेपर बोलते हैं कि वहाँ पे उसका लिक्विड स्टेट भी एग्जिस्ट करता है। तो जब आप इसे इसमें ट्रांसफर करोगे, सबसे पहले यहाँ पे ये T = 80 डिग्री पे है, टोटल प्रेशर 760 है, तो इसमें वाटर वेपर प्रेशर कितना होगा?
तो बाई डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, सबके इंटर प्रेशर पे आते हैं, PO2 प्लस P नॉट शुड बी, ये कितना है 355 तो 760 आपका है 405 टॉर। टॉर और mm एक ही बात है, 1 टॉर इक्वल टू 1 mm, तो ये 405 टॉर है। अब आपने यहाँ पे ऐसे ट्रांसफर कर दिया, इसमें जो वाटर वेपर है वो तो अपना कोशिश बिल्कुल करेगा कि भाई मैं अपना प्रेशर 355 मेंटेन कर सकता हूँ क्या, मेरी तो यही लिक्विड, मतलब वो लिक्विड वो वेपर है तो उसका लिक्विड स्टेट भी एग्जिस्ट कर सकता है सर, वो तो अपनी कोशिश करेगा कि मैं अपना प्रेशर बना दूँ, उसके लिए कंडेंस होना पड़ेगा, हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। तो पूरे मिक्सचर के मोल फिक्स नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रेशर डबल हो गया। पर ऑक्सीजन के लिए आप चाहे तो वॉइस को लगा सकते हैं, तो लगाना भी होगा कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम आधा हो गया, पर मोल नहीं है कि वो तो कंडेंस होगा नहीं, टेम्परेचर भी होगा। तो ऑक्सीजन का प्रेशर क्या हो जाएगा, PO2 फाइनल क्या हो जाएगा, PO2 फाइनल इंटू 50, PO2 इनिशियल कितना था, P1 इक्वल टू, क्योंकि मोल भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो PO2 फाइनल हो गया 800, यानी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना हो गया 800। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर कितना है अभी 3, क्योंकि वो क्या करेगा सडनली बढ़ जाएगा, लेकिन इट विल कंडेंस टू दैट लिमिट कि फिर से प्रेशर 355 हो जाए। तो इसका प्रेशर 355 है और टोटल क्या हो जाएगा 810 प्लस 355, ना कि पूरे का डबल नहीं, 810 प्लस 355 वो टोटल प्रेशर हो जाएगा, समझे। एक ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मैटेरियल में है, कोई कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, थॉट है बेसिकली। 2 कंटेनर 1/मोल में लिखा है, 2 कंटेनर each containing liquid water are connected as shown in diagram. Given that vapor pressure of water liquid at 300 Kelvin and 350 Kelvin, भाई 300 केल्विन में वाटर का जो वेपर प्रेशर है, इन दोनों कंटेनर में लिक्विड वाटर है, ठीक है। तो 300 केल्विन पे P0 वाटर 22 टॉर है, 350 के लिए प्रेशर बढ़ जाए, इसमें पढ़ा भी है, टेम्परेचर बढ़ता है प्रेशर होता है, P0 वाटर 40 टॉर है ना। तो यानी यहाँ पे जो वेपर्स हैं वाटर के, उनका प्रेशर 22 है, यहाँ जो है यहाँ अलग अभी रह सकते हैं, क्यों कि बीच में स्टॉप हो गया, तो जो ये अभी सेपरेट है तो प्रेशर अलग हो सकते हैं। अभी बोल रहे हैं फाइनल प्रेशर इन ईच कंटेनर ए वॉल्व इज ओपन, मान लो आपने इस वॉल्व को ओपन कर दिया, यानी अब ये
बेसिकली ऐसा हो गया, ठीक है, नो लॉन्गर एनी वॉल्व इज देयर। तो अब क्या होगा, व्हाइल कीपिंग द कंटेनर एट द सेम टेम्परेचर, तो बोला फाइनल प्रेशर इन ईच कंटेनर विल बी दिस। तो अब क्या चीज होगी, यहाँ पे प्रेशर 42 है, तो ये प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, तो वेपर्स इधर मूव करेंगे, यहाँ आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी क्या नीयत है, क्योंकि ये टेम्परेचर यही मेंटेन है, अपने ऊपर इसको 22 टॉल ही चाहिए, तो फॉर दैट इन दैट परस्यूट ये क्या करेगा, कंडेंस करेगा, ये बनता जाएगा टू मेंटेन द 40 टॉल। सफिशिएंट साइज ऑफ द कंटेनर इज देयर, तो पूरा इस परस्यूट में जाता जाएगा और ये वेपर यहाँ पे कंडेंस होती जाएगी। एक समय आएगा जब वाटर खत्म हो गया, अब और बनने के लिए नहीं है, लास्ट ड्रॉप खत्म हो गया, 42 और है, तो इधर जाएगा कंडेंस होगा, पर यहाँ 22 मेंटेन करना है, पर जब यहाँ पे प्रेशर और जब बनने के लिए तो सोर्स है नहीं, तो अब ये नो लॉन्गर इट कैन मेंटेन इट्स प्रेशर 40, तो फाइनली यहाँ पे प्रेशर क्या बन के रह जाएगा, जब तक 40 रहेगा तब तो यहाँ पे इधर जाएगी, तो फाइनली यहाँ भी 22, इधर भी। अब आप ये कह दोगे यहाँ तो 20 में 40 होना चाहिए था, लेकिन वाटर ही नहीं, तो क्या करें, फिर तो इसके संग भी मेंटेन करना पड़ेगा, तुम भी 22 भी 22, तभी तो इसमें आएगा। यानी क्या हो गया, ये वाली बात सही हो गई, ये वाली बात गलत हो गई, इन दोनों में एक्स बढ़ेगा, वाई कम होगा, मास ऑफ वाटर डिक्रीज इन वैसा वाई, समझे। आज जाके क्वेश्चन इसमें ये कर लेना, इलस्ट्रेशन 9 हमने ये कर लिया था, 8 किया था, 9 एक कर लेना पेज नंबर 10 पे। ठीक है, एक ये कर लेना, अभी लोग कल सुबह क्वेश्चन करेंगे तब कर सकते। कल गैसेज इन लिक्विड एंड गैसेज लिक्विड तो खत्म हो जाएगा घंटे में, लिक्विड इन लिक्विड स्टार्ट कर देंगे और वो फिर टिक ये मतलब काफी स्कोरिंग चैप्टर जैसा है, मतलब आएगा भी पक्का, एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा इससे, तो 12th का सिलेबस का चैप्टर है, एंड अगर जहाँ सा अच्छी तरह से क्या हो तो इसमें डूएबल क्वेश्चन +4 ले सकते, मैं अच्छी तरह से करूँ, लेकिन क्वेश्चन रियली अच्छे से कभी भी बारी कोई बहुत जरूर आएगा, अदरवाइज 90% टाइम्स काफ़ी डूएबल क्वेश्चन।